दोस्तों, आप सभी का अपनी इस विशेष क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अपनी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, जो कि साथियों पाचन में यानी कि डाइजेशन में तो हेल्प करता ही करता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है, जिसकी कमी हो जाने से साथियों एक ऐसा रोग हो जाता है, जिसकी वजह से भारत में प्रतिवर्ष 55 से 60 लाख लोग मारे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साथियों डायबिटीज़ नाम के रोग की और वो हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी से, जिसकी कमी से साथियों मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नाम का रोग होता है, उसका नाम है इंसुलिन और ये इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन से साथियों निकल रहा है, उसको हम पैंक्रियाज़ यानी कि हिंदी में अग्नाशय के नाम से जानते हैं। आइए पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ कि पैंक्रियाज जो कि यूनिक है हमारी बॉडी में, जो एंजाइम भी निकालता है और जो हमारे हार्मोन्स भी निकालता है, इसीलिए साथियों उसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है। हमारी बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन जिसको हम कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। डिटेल में समझेंगे, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में देने वाला हूँ। तो साथियों पूरी इत्मीनान से इस लेक्चर को ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक सिंगल क्वेश्चन आज के लेक्चर से अगर पैंक्रियास से पूछा गया तो बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है अपना? पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, जो यहाँ पर येलो कलर में आप लोगों को दिखाया गया होगा साथियों। इमेज में बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। आइए समझते हैं दोस्तों पैंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जिसको साथियों हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज साथियों उसकी खासियत क्या है? पहला पॉइंट साथियों ये हो सकता है कि ये हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। Only compound gland that is present in our body. ओनली कंपाउंड ग्लैंड एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। जब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये आमाशय के नीचे पाई जाती है। आमाशय के नीचे यानी आप लिख सकते हैं लोअर साइड ऑफ स्टमक। स्टमक इसकी संरचना कैसी है दोस्तों? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये पत्ती नुमा संरचना में पाई जाती है। इंग्लिश में जिसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर में दोस्तों ये पाई जाती है, पत्ती नुमा संरचना में ये पाई जाती है। और क्या विशेषता साथियों हो सकती है? ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये बहुत बार साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो पैंक्रियाज के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी मैंने आप लोगों को दी, ये चारों पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्या-क्या? पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दिया यूनिक है साथियों, यानी कि हमारे शरीर की कैसी ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। कंपाउंड ग्लैंड का मतलब क्या है, अभी बस थोड़ी देर में आप लोग समझ पाएँगे। देखिए, मैंने आप लोगों को हिंट भी किया, जो एंजाइम भी निकालेगी और जो हार्मोन भी निकालेगी, ऐसा कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में नहीं है सिवाय अग्नाशय के जो ये दोनों काम कर पाता हो। समझ पा रहे हैं? इसलिए अपने आप में यूनिक है। कहाँ है दोस्तों? आमाशय यानी कि हमारा जो स्टमक है, जब हम खाना निगलते हैं तो हमारी बॉडी में जो थैलीनुमा संरचना होती है, जे अंग्रेजी के कैपिटल जे लाइक स्ट्रक्चर जिस ऑर्गन का होता है, जहाँ पर साथियों खाना 3 से 4 घंटे ठहरता है उसको कहते हैं स्टमक। उसी के नीचे हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में हमारी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मौजूद होती है जिसको हम अग्नाशय का नाम दे रहे हैं। साथियों, मिश्रित ग्रंथि कहने के पीछे का आधार क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा अग्नाशय साथियों एंजाइम भी निकालेगा और क्या निकालेगा? हार्मोन भी निकालेगा। तो ये एंजाइम भी निकालेगा दोस्तों, एंजाइम। और यहाँ से साथियों क्या निकालेगा? एक तरफ ये हार्मोन भी निकाल रहा है। क्या विजिबिलिटी दोस्तों क्लियर है बिल्कुल? हाँ, एंजाइम भी निकालेगी और क्या हार्मोन भी निकालेगी। एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी। एंजाइम कौन से यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों? देखिए एंजाइम निकालने का मतलब क्या हुआ कि इसे साथियों हम क्या कह सकते हैं, देखिए एंजाइम कौन से ग्रंथि निकालती है, तो जो हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं। बाह्य स्रावी भाग होते हैं यानी कि हमारा जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा, हमारा जो साथियों एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो कौन सा होगा? हार्मोन साथियों जो निकालती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अंतःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट। मैंने क्या कहा? अग्नाशय का वो हिस्सा साथियों जो हार्मोन्स निकाल रहा है वो कहलाएगा अंतःस्रावी भाग, और जो एंजाइम निकाल रहा है दोस्तों उसको हम कहेंगे बाह्यस्रावी भाग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। देखिए ध्यान रखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से अपने शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अक्सर एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किसे कहा जाता है शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपका जवाब क्या आएगा? ऐसी ग्रंथियां जो डक्टलेस होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो नलिका विहीन होती हैं, जिसमें कोई पाइप नहीं लगा है, जिससे निकलने वाला तरल पदार्थ या केमिकल सीधे घुल जाता है अपने ब्लड में और ब्लड के माध्यम से ही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो पहचान क्या है साथियों अंतःस्रावी अंग का? तो आप बता सकते हैं ऐसे ऑर्गन बॉडी के जो साथियों क्या है डक्टलेस हैं, जिसमें कोई पाइप या कोई नलिका नहीं पाई जा रही है और जो हॉर्मोन्स निकालते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अंतःस्रावी अंग।
और यहाँ पर वाह्यस्रावी भाग, वाह्यस्रावी अंग या वाह्यस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट या एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है, जिनमें पाइप पाई जाती हैं, नलिकाएँ पाई जाती हैं और जो क्या निकालते हैं एंजाइम यानी कि क्या होगा भाई, एंजाइम एक पाइप के सहारे एक खास ऑर्गन तक पहुँचकर अपना काम करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अग्नाशय में क्या है साथियों, एंजाइम यानी कि वाह्यस्रावी भाग हमारे कौन-कौन से हैं और क्या काम करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो हमारे अग्नाशय के वाह्यस्रावी भाग के रूप में आपको जानकारी मिल रही है, यहाँ पर पाई जाती है अग्नाशयिक नलिका। क्या मिलती है? अग्नाशयिक नलिका मिलती है दोस्तों। अग्नाशयिक नलिका, जिसको हम क्या कह सकते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट बोल सकते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है। इस अग्नाशयिक नलिका से साथियों क्या निकलता है? अग्नाशयिक नलिका से हमारा अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशयिक रस निकलता है, जिसको साथियों हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। जबकि अंतःस्रावी भाग के रूप में हमारे अग्नाशय में पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इंग्लिश में जिसे कहा जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस, जिससे सारे बहुत सारे यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं सेल्स और सेल्स के माध्यम से क्या निकलते हैं, हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले एक एक भाग दोस्तों यहाँ पर समझते हैं, यानी कि हार्मोन्स जो निकल रहा है उसको अलग तरीके से समझेंगे और एंजाइम जो निकल रहा है दोस्तों उसको अलग तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो अग्नाशय का हमारा क्या है, बाह्यस्रावी भाग है, जो किस रूप में है, अग्नाशयिक नलिका के रूप में है और क्या निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है। तो आइए जानकारी आप लोगों को मैं देता हूँ अग्नाशयिक रस के बारे में। अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस, जिसको दोस्तों क्या कहा जा रहा है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस पढ़ा जा रहा है। पैंक्रियाटिक जूस साथियों कहाँ से आ रहा है, पैंक्रियाज से आ रहा है। और आपने अभी देखा ये साथियों किस रूप में मौजूद है, हमारा वाह्यस्रावी भाग के रूप में। किस रूप में है? वाह्यस्रावी भाग के रूप में है दोस्तों, यानी कि अग्नाशयिक रस। तो अग्नाशयिक रस की क्या खासियत है, पहले इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एंजाइम है दोस्तों, तो ये पाचन में ही हमारी सहायता करेगा। क्या करेगा? अगर एंजाइम है तो ये पाचन में ही सहायता करेगा, सीधी सी बात है। तो अग्नाशयिक रस में दोस्तों क्या है, पहली बात तो यहाँ पर साथियों अगर इसके पीएच वैल्यू की बात करेगा, अग्नाशयिक रस की पीएच वैल्यू की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.7, यानी कि हल्का सा क्या बता सकते हो, हल्का क्षारीय। हल्का क्या होता है दोस्तों? हल्का क्षारीय होता है। इंग्लिश में जिसे पढ़ सकते हैं स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर। स्लाइटली अल्केलाइन इन नेचर, ठीक है। अग्नाशयिक रस, इसमें साथियों पाए जाते हैं हमारे 3 प्रकार की विशेष एंजाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 प्रकार के दोस्तों एंजाइम हमारे पाए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ये तीनों एंजाइम साथियों कौन-कौन से हैं? एक तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे पहला एंजाइम अपना है ट्रिप्सिन। कौन-सा है दोस्तों? ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम हमारा यहाँ पर है लाइपेज। क्या है? लाइपेज है। तीसरा एंजाइम साथियों हमारा यहाँ पर हो जाएगा ट्रिप्सिन, लाइपेज और दूसरा हो जाएगा साथियों अमाइलेज। अमाइलेज अभी आपने देखा था कुछ देर पहले, अगर आप लोगों ने हमसे पढ़ा हो सलाइवरी एमाइलेज के बारे में पाचन तंत्र वाले लेक्चर में और लार ग्रंथि वाले लेक्चर में हमने डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है दोस्तों। तो अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज ये तीन एंजाइम हैं। ये क्या काम कर रहे हैं दोस्तों? ट्रिप्सिन ये आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है साथियों, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज हमारा क्या करेगा साथियों? डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। डाइजेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन कर रहा है। और अमाइलेज साथियों हमारा क्या काम करता है? ध्यान से सुनिएगा। अमाइलेज दोस्तों ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो साथियों क्या हो गया? हमारे अग्नाशय का, हमारे पैंक्रियाज का कौन सा भाग हो गया? वह स्रावी भाग हो गया, यानी कि ऐसा भाग जो कि पाचन में हेल्प कर रहा है। आपने क्या देखा कि अग्नाशय हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, ऐसा अंग है साथियों, जो कि एंजाइम भी निकाल रहा है और हार्मोन भी निकाल रहा है। तो एंजाइम वाला काम तो आप लोगों ने देख लिया। अब डिटेल में समझते हैं साथियों अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग, जहां से क्या निकल रहा है दोस्तों? हार्मोन्स निकल रहे हैं। आपने अभी तक केवल 3 प्रकार के हार्मोन्स को पढ़ा होगा, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की क्लास है साथियों। आप जानते हैं कि भीड़ से निकलकर अपनी एक अलग पहचान आप तभी बना सकते हैं दोस्तों, जब आप भीड़ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो। क्योंकि देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ दोस्तों कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो सभी लोग कर रहे हैं। तो आज इसको बदलने की ज़रूरत है। आप याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट से ज़्यादा बढ़िया हो जाए कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, प्रैक्टिस तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी, टू द पॉइंट होगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी साथियों, सिलेक्शन उसी का होने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? तो याद किया। आइए हम लोग समझते हैं साथियों हार्मोन्स के बारे में, जो कि अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जा रही हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिसे दोस्तों इंग्लिश में पढ़ा जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं दोस्तों ये अग्नाशय की कौन सी भाग के रूप में है? अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है। अग्नाशय का दोस्तों अंतःस्रावी भाग है, ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है, यानी कि
एंडोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज है। अगर एंडोक्राइन पार्ट है दोस्तों, ये किससे बना होगा पहले तो ये समझने वाली बात है। ये जो आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस साथियों 5 जोड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना है। 5 जोड़ी कोशिकाओं से बना है। 5 पेयर ऑफ सेल्स, 5 पेयर ऑफ सेल्स से साथियों बना है। और ये सभी क्या निकाल रही हैं? ये सभी हमारी सेल्स निकाल रही हैं हार्मोन्स। सभी सेल्स साथियों हमारी क्या निकाल रही हैं? हार्मोन्स निकाल रही हैं। अब जो हार्मोन साथियों हमारे यहाँ पर निकल रहे हैं, उनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एटिमोलॉजी का साथियों आप लोग अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन। तो एक बार साथियों आप लोग पहले इमेज आप लोग रफली यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर पहले पैंक्रियाज का एक रफली इमेज साथियों ड्रॉ करना चाहूँगा। तो साथियों इस प्रकार का हमारा पैंक्रियाज आप लोगों को दिख जाएगा। इस प्रकार का साथियों पैंक्रियाज हमको दिखाई देता है, जहां पर दोस्तों क्या होते हैं, हमारे 5 पेयर ऑफ सेल्स होते हैं। पहली जोड़ी की कोशिका, दूसरी जोड़ी की आपकी कोशिका, तीसरी जोड़ी की हमारी कोशिका, चौथी और इस प्रकार से पांचवी जोड़ी की कोशिका। जो पहला पेयर ऑफ सेल्स आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि ये जो आपको पहली जोड़ी का सेल दिख रहा होगा, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? अल्फा। इसको क्या कहा जाता है? बीटा। ये आपका डेल्टा हो गया, एप्सिलॉन हो गया एंड गामा हो गया। तो पहला जो अपना सेल है साथियों, इसको हम कहेंगे अल्फा सेल। दूसरा हमारा सेल हो जाएगा बीटा सेल। तीसरा साथियों हमारा सेल यहाँ पर हो जाएगा गामा सेल। चौथा हमारा साथियों यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा सेल। और ये पांचवा हमारा हो जाएगा इप्सिलॉन सेल। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से 5 पेयर ऑफ सेल्स हमारे पैंक्रियाज में दोस्तों पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना होगा कौन कौन से सेल्स हैं साथियों। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स। अल्फा सेल से साथियों कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो आपका जवाब क्या आएगा? यहाँ से निकलेगा साथियों, अल्फा सेल से हमारा निकलेगा ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है दोस्तों। ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन क्या काम करेगा? लिख लीजिएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को
ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है या बढ़ाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। बढ़ाता है, ये लिख देते हैं कि इंक्रीज करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ध्यान दीजिएगा। अगली जो हमारी सेल्स है साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा गया है। नाम है इसका बीटा सेल। क्या नाम है साथियों? बीटा सेल नाम है। बीटा सेल। बीटा सेल से साथियों जो हार्मोन हमारा निकल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ये हमारा है दोस्तों इंसुलिन नाम का हार्मोन। इंसुलिन नाम का हार्मोन साथियों यहाँ पर हमारा सिक्रीट होता है, जो क्या काम करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है? नियमित करना हिंदी में कहा जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है साथियों। हिंदी में क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियमित करता है। अब इसका मतलब क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियमित करने का दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम होगा तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका ज़्यादा होगा तो उसको घटाने का काम करेगा। ये काम किसका है दोस्तों? इंसुलिन नाम के हार्मोन का है। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों? अगर इंसुलिन हार्मोन की आपकी डिफिशियंसी हो जाए, यानी कि अगर इंसुलिन हार्मोन की बॉडी में क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाएगा? इस बात का आपको ध्यान रखना है। उस रोग का नाम है साथियों मधुमेह। मधुमेह, जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज, मधुमेह नाम का साथियों रोग हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। अरे इसी को साथियों हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। जिसमें क्या हो जाता है भाई? जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे बढ़ जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल? दोस्तों आइए समझते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ कैसे जाता है। देखिए, इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारे पैंक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो हमारी अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल से हमारा कौन सा हार्मोन निकल रहा होगा साथियों? ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन निकल रहा है। ये लगातार क्या काम करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और इंसुलिन की अगर कमी हो गई तो फिर ग्लूकेगॉन नाम के हार्मोन के माध्यम से ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम शुगर या डायबिटीज नाम के रोग के नाम से जानते हैं। चलिए तो इंसुलिन की कमी से साथियों क्या हो जाएगा? आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल साथियों बढ़ जाएगा। इसी को मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, डायबिटीज या मधुमेह के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर और देना चाहूंगा। डायबिटीज, डायबिटीज या जिसको हम क्या बोलेंगे साथियों? शुगर बोलेंगे। शुगर या इसी को हम क्या कह सकते हैं? मधुमेह कह सकते हैं। मधुमेह। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि डायबिटीज कैसे होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंसुलिन हार्मोन की कमी से।
इंसुलिन हार्मोन की कमी से, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इससे क्या होगा साथियों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से दोस्तों ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से साथियों क्या बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। थोड़ा सा इंसुलिन हार्मोन यहाँ पर जो है, इंसुलिन हार्मोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दोस्तों आप लोग और समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंसुलिन हार्मोन जो हमारा है ये एक्चुअली इसमें क्या पाया जाता है, जिंक या जस्ता पाया जाता है, जिंक या जस्ता पाया जाता है। क्या मिलता है साथियों, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन में हमारा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या आएगा, जिंक या जस्ता, चाहे जिंक कहिए या जस्ता कहिए, जस्ता नाम का तत्व पाया जाता है। किसने खोजा था, तो आपका जवाब क्या आएगा, बैटिंग व बेस्ट ने खोजा था, बैटिंग व बेस्ट ने साथियों किसको खोजा था, इंसुलिन को खोजा था, जो कि हमारा कृत्रिम इंसुलिन होगा। पूछेगा कहाँ पर खोजा गया था, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डहेलिया नाम के पौधों की जड़ों से खोजा गया था, डहेलिया की जड़ से साथियों किसको निकाला गया था, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकाला गया था। याद रखिएगा जो हमारा साथियों कृत्रिम इंसुलिन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कृत्रिम इंसुलिन की दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि जो मैन मेड इंसुलिन है, तो जो हमारा मैन मेड इंसुलिन होता है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। जो हमारा कृत्रिम इंसुलिन होता है साथियों, वो कहाँ से निकाला गया है, डहेलिया की जड़ से निकाला गया है। किससे, डहेलिया की जड़ से साथियों निकाला गया है। और डहेलिया की जड़ ये साथियों खोजा किसने था कि यहाँ पर इंसुलिन पाया जाएगा, बैटिंग और बेस्ट ने। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या आएगा, जिंक या जस्ता नाम का तत्व पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो डायबिटीज नाम का साथियों रोग है ये आपका आनुवांशिक भी हो सकता है। ने क्या कहा, एक तो अगर आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल में कोई कमी आती है तो डायबिटीज आपको हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसुलिन कम, तो ग्लूकेगॉन की वजह से लगातार ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से साथियों आपका शुगर नाम का रोग हो जाएगा, जिसको मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है कि प्रतिवर्ष भारत में 55 से 60 लाख लोग मारे जा रहे हैं। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं साथियों। और हाँ, इसी वजह से साथियों जानते हैं इंडिया को पूरी दुनिया में शुगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है कि 55 से 60 लाख लोग केवल शुगर की वजह से प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे पैंक्रियाज में कोई गड़बड़ी आ गई तो, लेकिन ध्यान रखिएगा पैंक्रियाज में गड़बड़ी अगर नहीं आती है तो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत पहले से कम बन रहा है, यानी कि जब हम पैदा हुए तभी ये डिफिशियंसी इंसुलिन की हमारी बॉडी में थी, यानी कि इंसुलिन नाम के हार्मोन का जन्मजात तरीके से ही कम बनना ये दर्शाता है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज नाम का रोग ये जेनेटिक भी हो सकता है। यानी कि अगर नानी को है, नानी से मम्मी को हो सकता है, मम्मी से हम लोगों में हो सकता है, दादा को है, दादा से पिताजी को, पिताजी को हम में भी डायबिटीज नाम के रोग हो जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर दो सेल जो कि अग्नाशय में हमारे अंतःस्रावी भाग के रूप में जो कि दो सेल है तो देखिए 5 टाइप ऑफ सेल्स जो कि पेयर्स में है, यानी कि अल्फा बीटा गामा
डेल्टा और एप्सिलॉन, जिसमें से 2 सेल की चर्चा हो चुकी है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा बीटा सेल है ना, ये बीटा सेल हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, और इंसुलिन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आप लोगों से ली जाती है। बाकी देखिए, जो अगले हमारे सेल्स हैं कौन-कौन से, अल्फा, बीटा के बाद गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन की बात कर लेते हैं आप लोगों से। चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पर गामा सेल की। जो गामा सेल होता है साथियों, यहाँ से निकलता है हमारा सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकलता है। नाम क्या है? सोमैटोस्टैटिन। ये क्या काम करेगा दोस्तों? सोमैटोस्टैटिन नाम का जो हार्मोन है, वो हमारे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की जो चौथी अवस्था है, पोषण की जो फोर्थ स्टेज है, जो चौथी अवस्था है, नाम क्या है उसका? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन पोषण की फोर्थ स्टेज यानी कि एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाने का काम करता है। स्वांगीकरण की अवधि को, अवधि यानी कि ड्यूरेशन, स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पोषण की फोर्थ स्टेज यानी कि एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। आप कहेंगे सर इससे लाभ क्या होता है, क्यों ऐसा काम होता है? देखिए, पाचन तंत्र वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को, जब डाइजेस्टिव सिस्टम साथियों मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था ना, तो उस समय मैंने आप लोगों को बता रखा था कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की साथियों जो पोषण की बात होती है ना, वो 5 स्टेज से 5 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, रिकॉल कीजिएगा, अंतर्ग्रहण, यानी कि जिसको इंजेशन कहा जाता है। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है दोस्तों? पाचन, यानी कि बहुत सारे अंग हमारे भोजन को, जो कि बहुत जटिल होता है, उसको तोड़कर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल कर सरल करके पचाना। इसके बाद जो पच गया वो हमारे ब्लड में घुल जाएगा। तो थर्ड स्टेज कहलाता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो पच गया वो हमारे ब्लड में घुल जाए। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अच्छा, अवशोषित हो गया तो क्या काम होगा भाई? जिनका जो काम रहेगा अपनी बॉडी में करेंगे। यानी कि अवशोषित हो चुके, एब्जॉर्ब हो चुके न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के यूज में लेने का जो प्रोसेस होता है साथियों, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी निकाल रहे होंगे, प्रोटीन से हम अपने सेल्स की मरम्मत कर रहे होंगे, फैट भी हमें क्या दे रहे होंगे? एनर्जी दे रहे होंगे, विटामिन मिनरल्स आ गए तो हमारे बॉडी में डिजीज से हमें प्रिवेंट कर रहे होंगे, बचाने का काम कर रहे होंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, समझ में आ गया कि अवशोषित हो चुके जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको शरीर के यूज में लेने वाला जो प्रोसेस है, उसको बढ़ा दिया गया है। सर इससे लाभ क्या होता है? तो साथियों सुन लो, जैसे ये बताओ, हमने खाना एक बार खा लिया, अब हमें बार-बार खाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ये एसिमिलेशन की अवधि को, ड्यूरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि जो हमने खाया, वो जल्दी-जल्दी अगर अपनी बॉडी ने यूज़ में ले लिया, जो हमने खाया, पचाया, ब्लड में मिलाया और वो जल्दी-जल्दी बॉडी अपने यूज़ में ले रही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जल्दी से सोख ले रही है हमारी बॉडी। प्रोटीन जल्दी से खींच ले रही है, विटामिन मिनरल्स को जल्दी से अपनी बॉडी के यूज़ में ले रही है, तो हमें बार-बार खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हम क्या काम करें? हम ये काम करें कि जो बॉडी की यूज़ में लेने का ही प्रोसेस है साथियों, उस ड्यूरेशन को ही अगर बढ़ा दिया जाए, हमें खाना खाने की ज़रूरत बार-बार नहीं पड़ेगी। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? है ना मज़ेदार बात? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए, अब बात करते हैं साथियों अगले सेल की, जिसे हम कहते हैं डेल्टा सेल।
डेल्टा सेल्स की साथियों अगर हम बात करते हैं तो इससे हमारा निकलता है पैंक्रियाटिक। यहाँ पर आप लोग नाम लिखिएगा पेप्टिडोग्लाइकन नाम का हार्मोन। इसको हिंदी में साथियों पेप्टिडोग्लाइकन ही पढ़ोगे, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन हार्मोन से निकलता है। क्या निकलता है? कौन सा हार्मोन साथियों? पेप्टिडोग्लाइकन नाम का हार्मोन, जो क्या काम करता है? हमें भूख लगाता है। जी हाँ, भूख लगाने का काम करता है। भूख लगाता है। जी हाँ, क्या काम करता है साथियों? भूख लगाने का काम करता है। यानी कि देखो, भूख लगने के पीछे का साथियों विज्ञान सिर्फ इतना है कि ग्लूकोज बॉडी में कम हुआ, ब्रेन को मैसेज पहुंचा, ब्रेन ने क्या किया? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर दिया, भूख लगी, हमने खाना खा लिया, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो गया, हम तृप्त हो गए, भूख हमारी शांत हो गई। इसको हम डिटेल में भी समझाने वाले हैं। और जो अगली सेल हमारी है वो कौन सी है? एप्सिलॉन सेल। कौन सी सेल है साथियों? एप्सिलॉन सेल है। एलिप्सॉन सेल या एप्सिलॉन सेल, जो भी आप लोग इसको पढ़ लें। इससे दोस्तों जो हमारा हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं ग्रेलीन। ग्रेलीन नाम का हार्मोन। ग्रेलीन नाम का साथियों हार्मोन निकलता है। ग्रेलीन हार्मोन ये क्या काम करता है? ये हमें तृप्ति का एहसास कराता है। तृप्ति यानी कि सैटाइटी, तृप्त कराता है, तृप्ति का एहसास कराता है। तृप्ति का एहसास कराता है दोस्तों। तो ये 5 टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में अलग तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। एक बार इसे हमारे साथ आप लोग प्लीज रिवाइज कर लीजिए। जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं दोस्तों, उसको एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूँ। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अभी हम लोग यहाँ पर पैंक्रियाज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पैंक्रियाज क्या होता है? दोस्तों पैंक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है, देखो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। ये साथियों हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि ओनली कंपाउंड ग्लैंड है। ओनली कंपाउंड ग्लैंड का मतलब एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। इसका मतलब क्या? इसका कंपाउंड ग्लैंड का मतलब साथियों क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कंपाउंड ग्लैंड कहने के पीछे का अर्थ सिर्फ इतना है कि क्या निकालेगा? एंजाइम भी निकालेगा, और साथ साथ ही क्या निकालेगा साथियों? हार्मोन्स भी निकालेगा। एंजाइम्स भी निकालेगा और हार्मोन्स भी निकालेगा। अगला क्या बताया? ये आमाशय के नीचे होता है। आमाशय जो कि हमारा पेट कहा जाएगा साथियों, उसके नीचे होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में है और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपके दिमाग में साथियों क्वेश्चन आना चाहिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। हमने आप लोगों से कहा कि पैंक्रियाज, अग्नाशय, जो कि अगर कंपाउंड ग्लैंड है तो ये एंजाइम भी निकालेगा और दोस्तों और क्या निकालेगा? हमारा हार्मोन्स भी निकालेगा। एंजाइम जिस भाग से निकल रहा होगा, पैंक्रियाज के उस भाग को हम क्या कहेंगे? वह स्रावी भाग कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वह स्रावी भाग बोलेंगे। यहाँ पर क्या पाई जाती है? अग्नाशयिक नलिका। अग्नाशयिक नलिका से क्या निकल रहा है? तो अग्नाशयिक रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है। और
हार्मोन्स जहाँ से आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी भाग बोलेंगे। और अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी कि आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस ही पाए जाते हैं। आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस ही पाए जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में? अग्नाशयिक रस। आपने देखा कि अग्नाशयिक रस कौन से रूप में है? बाह्यस्रावी भाग के रूप में है। ये क्या निकाल रहा है? एंजाइम। दोस्तों ध्यान रखना, एंजाइम कौन से हैं? 3 एंजाइम हैं। एक का नाम क्या है अपना? ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है अमाइलेज। ट्रिप्सिन साथियों किसका पाचन कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का। लाइपेज की बात करेगा, ये क्या पचा रहा है? आपका फैट पचा रहा है। और अगर अमाइलेज की बात करेगा दोस्तों, ये किसको पचा रहा है? कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है। किसको पचा रहा है साथियों? कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग की बात करते हैं, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होंगी? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। एक बार तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है कि उत्तर अमेरिका में पाई जाती है कि इंडिया में पाई जाती है कि हमारे शरीर में पाई जाती है? लोगों को लगा ये कोई आइलैंड होगा। जो पहली बार सवाल पूछा गया साथियों, तो बहुत सारे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सब आंसर कर दिया था। भाई आज तो आप लोग जान ही लो, दिमाग में बैठा लो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं दोस्तों ये हमारी बॉडी में ही हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, द्वीपिका कहा क्यों जाता होगा साथियों? आइलिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये हमारी बॉडी की लीफ लाइक स्ट्रक्चर में है। इसका मतलब क्या है साथियों? ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो आप लोगों को 5 टाइप ऑफ सेल्स है ना, ये एक्चुअली एक द्वीप के रूप में है, आइलैंड के रूप में है। यानी कि ये उभार नुमा स्ट्रक्चर है आपके, जो अपने सेल्स हैं। 5 पेयर ऑफ सेल्स हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन सेल या इलिप्सॉन सेल, जो भी आप लोग पढ़ें सब सही है। ठीक है ना? अब आप समझिए, यहाँ पर जो साथियों अल्फा सेल्स हैं ना, जो पेयर के रूप में मौजूद है, अल्फा सेल से हमारा क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन निकलता है। ग्लूकेगॉन क्या करेगा साथियों? इसका एक काम केवल होता है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लगातार बढ़ा रहा होता है। क्या कर रहा होता है साथियों? ब्लड ग्लूकोज लेवल को लगातार बढ़ा रहा होता है। मैंने बार-बार आप लोगों से कहा कि जो हमारा पैंक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल है साथियों, यहाँ से निकलता है इंसुलिन नामक का हार्मोन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है? रेगुलेट का मतलब होगा नियमित करता है। नियमित करने का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा कम है तो उसको बढ़ाएगा, और अगर ज़्यादा है तो उसको घटाने का काम करता है। और साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी तरीके से हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, उसकी बीटा सेल में साथियों कोई गड़बड़ी अगर आ गई, तो इसका मतलब वो इंसुलिन हार्मोन हमारा कम बनाएगी। अगर इंसुलिन हार्मोन दोस्तों हमारा कम बनेगा तो इसका मतलब क्या है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जी हाँ, ग्लूकोज की लेवल का बढ़ जाना यानी कि सामान्य से ज़्यादा अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ गया, ब्लड में आ गया, तो उसको एक डिजीज का नाम देते हैं, रोग बोलते हैं, उसको कहते हैं हिंदी में मधुमेह, जिसको डायबिटीज या आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? शुगर। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि दोस्तों देखो, अगर बीटा सेल में गड़बड़ी आई, लेकिन अल्फा सेल तो अपना काम कर रहा है ना, ये क्या काम करेगा? ये साथियों ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन निकालेगा, और ये ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन लगातार ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। थोड़ा इसके पीछे का जो साइंस है साथियों, इसको समझने का प्रयास करिए आप सभी लोग। ध्यान से आप लोग देखिएगा इसके पीछे का साइंस क्या है। देखिए एक्चुअली है क्या कि हमारी बॉडी में जब खाना पचता है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएँगे, तो कार्बोहाइड्रेट पचेगा, यानी कि कठिन से सरल की ओर आएगा, और उसमें सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है? ग्लूकोज। मान लीजिए दोस्तों, कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिसके माध्यम से हमें जितना ग्लूकोज चाहिए था,
उससे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। यानी कि हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट रिच न्यूट्रिएंट्स हैं। तब क्या होगा भाई, क्या हमारी बॉडी उसको वेस्ट कर देगी? आप कहेंगे नहीं सर। एक्चुअली है क्या दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। यानी कि जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं। अगर कोई काम हम कर पाते हैं तो उसके पीछे ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? कार्बोहाइड्रेट की। और वो किस फ़ॉर्म में आ रहा है पचकर? ग्लूकोज़ के फ़ॉर्म में आ रहा है। मैंने कहा अगर ये ज़्यादा मिला हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारी बॉडी किस हार्मोन की हेल्प से, सुनिएगा, इंसुलिन हार्मोन की हेल्प लेगी। यहाँ पर कौन-सा ऑर्गन हमारा लग जाएगा? जी हाँ, उसको हम जानते हैं किस नाम से? लीवर के नाम से, जिसको हम यकृत कहते हैं। अगले लेक्चर में आप लोगों को हम लीवर के बारे में, यकृत के बारे में विशेष जानकारी दे रहे होंगे। तो इस ग्लूकोज़ को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया है, ग्लाइकोजन। ये है हमारा ग्लूकोज़, हमारा है साथियों मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। और ये ग्लाइकोजन हमारा क्या है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हमें सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मिला, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कठिन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड लीवर नाम का ऑर्गन ऐसा काम किया है। इसको क्या बोलेंगे साथियों? इसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर कन्वर्ट हो जाए ग्लाइकोजन में तो उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और यही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के ही फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या कर लिया जाता है दोस्तों? स्टोर कर लिया जाता है। यानी कि संग्रहित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। कहाँ कहाँ पर स्टोर किया जाएगा? एक तो यकृत में ही स्टोर किया जाएगा और दूसरा मांसपेशियों में, यानी कि हमारी मसल्स में स्टोर किया जाएगा, हमारी मांसपेशियों में स्टोर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ पर संग्रहित की जाती है दोस्तों? यकृत और मांसपेशियों में। साथियों, ये जो हमारा लीवर है ना, जिसको हम जिगर या कलेजा के नाम से जान रहे हैं, ये एक्चुअली स्टोरेज हाउस का काम करता है। हमारी बॉडी में साथियों जो कुछ भी ज़्यादा है ना, उसको यकृत मँगाकर अपने पास स्टोर कर लेता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स अपने ही द्वारा इकट्ठा किए गए मटेरियल को यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि अब हमें खाना खाए हुए 2-3 घंटे बीत चुके हैं। हम कोई काम करने चल रहे हैं। काम करने के दौरान हमें क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी। भई सीधी-सी बात है, बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो हम काम कैसे कर पाएँगे? तो होगा क्या साथियों? अगर हमें एनर्जी चाहिए, जो कि हम ऐसा है नहीं, हम बार-बार खाना खाएँगे, तो हम क्या करेंगे? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ है, किस फॉर्म में है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हाँ, देखिएगा, तो जो साथियों हमारा ग्लाइकोजन है, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, इस रूप में स्टोर हुआ था ना, अब ये फिर से ग्लूकोज में बदलेगा। यहाँ पर कौन-सा हार्मोन लगेगा? तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं ग्लूकागॉन। कौन-सा हार्मोन कहते हैं साथियों? ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन यहाँ पर काम करेगा।
और ऑर्गन हमारा यहाँ पर कौन-सा होगा? फिर से यही लीवर ही ऐसा काम कर रहा होगा। और ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को साथियों क्या कहा जाता है? इस बार इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस बोला जाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस बोला जाता है साथियों। फिर से में एनर्जी मिल जाएगी। अभी आपने क्या देखा? बिल्कुल सरल भाषा में